दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट कल जारी हो चुका है। जी हां, कल दोपहर 3:30 बजे के बाद परिणाम घोषित किया गया है। जी हां, बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में सिमुलतला विद्यालय की पूजा कुमारी ने टॉप किया है। पूजा को बिहार में पहला स्थान मिला है। जी हां, बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट में टॉप 10 में कुल 101 छात्रों ने स्थान पाया है। जी हां, जिसमें सबसे अधिक सिमुलतला विद्यालय के छात्र हैं। जी हां, इस बार टॉप 10 में सिमुलतला से 13 छात्र शामिल है। बिहार बोर्ड के अनुसार सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पूजा कुमारी, शुभ दर्शनी और बालदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के संदीप कुमार ने संयुक्त रूप से 484 अंक यानी कि 96.80% ला करके पहला स्थान हासिल किया है। जी हां, 483 अंक हासिल करके 7 स्टूडेंट दूसरे स्थान पर रहे हैं। सिमुलतला जमुई की स्टूडेंट दीपाली आलोक, हाई स्कूल मानकपुर लखीसराय की अमीशा कुमारी और श्री रितलाल हाई स्कूल सकरौली बेगूसराय की तन्नू श्री ने 483 अंकों के साथ दूसरा रैंक हासिल किया है। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में इस बार 16,54,171 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जी हां, 8,29,271 छात्र और 8,24,893 छात्राओं ने परीक्षा दी। इनमें से कुल 12,93,054 विद्यार्थी यानी कि 78.70% विद्यार्थी पास हुए। जी हां, पास होने वाले छात्रों की संख्या 6,74,518 है और पास होने वाले छात्राओं की संख्या 6,16,536 है। दोस्तों बिहार सरकार ने खेतों में पुआल और गेहूं के ठंडल जलाने वाले राज्य के 2138 किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। दरअसल पुआल जलाने से रोकने के लिए बिहार के कृषि मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं के ठंडल के चलते कई इलाकों में आग लगने की खबर आई, इसीलिए राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए यह फैसला लिया है। कृषि मंत्रालय ने पुआल जलाने वाले किसानों को अगले 3 साल तक विभाग की सभी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का फैसला किया है। इसके लिए मंत्रालय ने उन जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जी हां, आपको बता दूं कि साल 2019 में राज्य के यानी कि बिहार के कृषि विभाग ने खेतों में पुआल जलाने से रोकने के लिए यह कानून बनाया है। दोस्तों भारत सरकार ने बिहार में एक मेगा फूड पार्कों को मंजूरी देकर बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। यह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेगा फूड पार्क को मंजूरी देने की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा है कि इस प्रोजेक्ट से 5,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बिहार में उद्योग की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की शुरुआत शाहनवाज जी के नेतृत्व में ही हो रही है। जी हां, मेरा विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। इसका लाभ बिहार के किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को मिलने लगेगा। जी उन्होंने कहा है कि इस पार्क में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें लगने वाली फूड इंडस्ट्री में करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 5,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में होने वाले इंटर की कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा के लिए 5 से 10 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हां, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। ये फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। स्कूलों के प्राचार्य की ओर से परीक्षार्थियों के फॉर्म भरे जाने हैं। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इंटर की वार्षिक परीक्षा में 1 या फिर 2 विषयों में असफल रहने वाले परीक्षार्थी कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। कंपार्टमेंटल परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले में होली के दिन 5 लोगों की हत्या मामले को लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा है कि इस घटना ने मुझे दुखी कर दिया है। इसको लेकर पिछले 3-4 दिनों से मन बेहद दुखी है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। जी पवन सिंह ने इस दौरान यह भी कहा है कि वे जल्द ही मधुबनी जाएंगे। पवन सिंह ने मधुबनी की घटना पर खेद जताते हुए ये वीडियो जारी किया है और बिहार सरकार से अपील की है कि वे इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पवन सिंह ने कहा है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा
दी जाए ताकि इस तरह की घटना दूसरे परिवारों के साथ ना दोहराया जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूं। मैं इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हूं और जल्द ही उनसे मिलने के लिए मधुबनी आऊंगा। आपको बता दें कि पवन सिंह को जब से इस घटना की जानकारी हुई तब से वे व्यथित थे, जिसके बाद उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके अपनी पीड़ा को बयान किया। पवन सिंह ने इस तरह की घटनाओं को मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया और बिहार सरकार से दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। दोस्तों, सड़कों पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे उनको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हां, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में नाम डाला जाएगा, जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे जो यातायात उल्लंघन के लिए बार बार अपराधी हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने राज्य के सभी पंचायतों के मुखिया को एक बड़ा काम दे दिया है। जी हां, मुखिया को उस काम को अनिवार्य रूप से करना ही होगा। ये खबर के मुताबिक गर्मियों के दिनों में जल का स्तर नीचे चला जाता है, जिसके कारण लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। जी हां, इसी को देखते हुए पीएचईडी ने विभाग के प्रभारी पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत के मुखिया से अगस्त महीने तक जल स्तर का फीडबैक लेने को कहा है। जी हां, आपको बता दूं कि मुखिया को इसकी जानकारी देनी होगी कि उनके पंचायत में जल का स्तर क्या है। जी साथ ही यह भी बताना होगा कि उनके पंचायत के किस गांव में जल की किल्लत हो रही है। इससे लोगों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जी साथ ही साथ पंचायत वार जल स्तर का ब्यौरा तैयार करके वैसे पंचायतों में मरम्मती दल भेजकर 100% चापाकल की मरम्मत कराई जाएगी और जल स्तर की तुलनात्मक समीक्षा भी की जाएगी। जी हां, इसको लेकर विभाग ने बैठक भी की है जिसमें यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के समर्थन में बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट होने लगी है। जी हां, झारखंड के हेमंत सोरेन ने पहले ही ममता बनर्जी के लिए टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में सभा की थी। जी हां, अब समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की एमपी जया बच्चन टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में सभा करेंगी। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। जी हां, ममता के लिए चुनाव प्रचार करने वालों की लिस्ट में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव शामिल है। जी हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर विरोधी दल के नेताओं से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था। ममता बनर्जी के मंत्री सुब्रत बनर्जी ने रविवार को बताया कि जया बच्चन रविवार की रात को कोलकाता पहुंच रही है। जी वे 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक बंगाल में रहेगी। जी कोलकाता में वे टालीगंज से टीएमसी के उम्मीदवार अरूप विश्वास के समर्थन में रोड शो करेगी। जी आपको बता दें कि अरूप विश्वास के खिलाफ बीजेपी की केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, बिहार में तकनीकी शिक्षा के लिए बच्चों का पलायन ना हो, इसको लेकर बिहार के नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, ऐसे युवाओं को रोजगार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग काम कर रहा है। जी हां, विभाग तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए विभाग में प्लेसमेंट सेल बनाएगा ताकि पढ़ाई के बाद छात्रों को कैंपस में ही नौकरी मिल जाए और युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जी हां, छात्रों को तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा करते ही विभाग के प्लेसमेंट सेल के माध्यम से युवाओं को नौकरी से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर विभागीय मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। जी उन्होंने कहा कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के कार्यशैली में बहुत जल्द बदलाव दिखेगा और वहां के बच्चों को और बेहतर शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुस्लिम नेताओं का दावा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को वोट देगा। जी क्योंकि कोई भी अन्य ताकत भाजपा के रथ को रोकने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। जी उन्होंने अब्बास सिद्दीकी की नीत इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ द्वारा टीएमसी की वोट बैंक में सेध लगाने की चिंताओं को भी खारिज किया है। जी हालांकि मुस्लिम नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करने वाले आईएसएफ की पश्चिम बंगाल के कुछ निश्चित स्थानों में पैठ है। ऑल बंगाल माइनॉरिटी
यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमान ने रविवार को कोलकाता में कहा कि यह सच है कि कुछ कारणों से अल्पसंख्यक समुदाय को राज्य सरकार से शिकायतें हैं। जी हालांकि फिर भी वे तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देंगे। जी वे किसी भी तरीके का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ इलाकों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे जहां भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। जी राज्य के मुस्लिम युवाओं में खासी पैंट रखने वाले संगठन के महासचिव ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय ने बिहार चुनाव से सबक लिया है, जहां असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा अल्पसंख्यकों को वोटों में सेंध लगाने के चलते राजनीतिक महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा लॉकडाउन में दैनिक मजदूरों के लिए वरदान साबित हुए हैं। जी साल 2020 में देश भर में लगे 68 दिनों में के लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत करोड़ों मजदूरों को काम दिया गया है। जी वैसे प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में अपने गांव लौटे उन्होंने भी मनरेगा के तहत काम किया और अपने परिवारों का पेट पाला। जी आपको बता दें कि साल 2006 से 7 में जब मनरेगा शुरू किया गया था उसके बाद से कभी भी इतने ज्यादा दिनों का रोजगार सृजन नहीं हुआ था। जी लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के समय लगभग सभी राज्यों ने अपने यहां मनरेगा के कामों में बढ़ोतरी की थी ताकि इसका लाभ प्रवासी मजदूर भी उठा सके। जी और उन्हें अपने ही गांव भर में रोजगार मिल सके। दोस्तों बिहार में पिछले 72 घंटे में जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है उससे कोरोना विस्फोटक होने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला आंकड़ा इसमें राजधानी पटना का है, जहां एक दिन के अंदर 350 से भी अधिक कोरोना के नए केस मिले हैं। जी जिसमें 14 साल से कम उम्र के 60 बच्चे भी इस खतरनाक बीमारी के चपेट में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के इस आंकड़े के बाद ही सरकार हरकत में आई और फिर आनंद फानन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बिहार के सभी स्कूलों को अगले 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया गया। जी हमारे पास ये अहम जानकारियां खुद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दी है। जी उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते इस नए स्ट्रेन में पहली बार इतनी संख्या में बच्चों को संक्रमित पाया गया है, जो बेहद चिंताजनक है और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी कड़ी चुनौती भी है। जी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक न्यूज चैनल को बताया कि संक्रमित इन बच्चों में से कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल है, जिसके तहत सरकार को तत्काल स्कूलों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। पटना शहर के जिन इलाकों में बच्चे संक्रमित हुए हैं उसमें कंकरबाग, पत्रकार नगर, कदम कुआं, शास्त्री नगर, गर्दनीबाग, फुलवारी शरीफ और फिर बोरिंग रोड भी शामिल है। इन इलाकों में पदाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना के गाइडलाइंस का हर हाल में पालन होना चाहिए। दोस्तों सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशासन द्वारा निजी कोचिंग बंद करने की कोशिश किए जाने पर बिहार के सासाराम जिले में जबरदस्त बवाल हो गया है। जी हां सासाराम नगर थाना क्षेत्र के गोरखछनी मोहल्ले में कोचिंग बंद कराने गए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों की गाड़ी में छात्रों ने तोड़फोड़ की। जी इसके बाद छात्रों ने पूरे शहर की सड़कों पर जमकर आगजनी, हंगामा और फिर तोड़फोड़ की। जी हंगामा कर रहे छात्रों ने सासाराम आरा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जी हां हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया, पथराव किया। नगर थाने की गाड़ियों भी तोड़फोड़ की गई। जी सासाराम कलेक्ट्रेट और पोस्ट ऑफिस चौक पर भी जमकर हंगामा हुआ। दोस्तों एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधायकों के पीटने का मुद्दा उठाया है। जी हां तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को सबूत के साथ पत्र लिखा है और दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की है। जी हां तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा है कि नीतीश सरकार द्वारा राज्य की जनता पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 थोपने के काम में विपक्ष की मान्य सदस्यों के साथ बर्बरता का प्रयोग करके संसद के अंदर सैकड़ों पुलिस बल की उपस्थिति में जिस तरीके से विधेयक पारित किया गया उसे किसी भी तरीके की सामान्य लोकतांत्रिक घटना नहीं माना जा सकता। विपक्ष के निहत्थे माननीय सदस्य गण शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों का प्रयोग करके विरोध कर रहे थे, जिसकी वे सदस्य बनते हैं उसकी शपथ लेते हैं। जी हां वे संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करने का ही तो प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार के इशारों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लीशा का जो नंगा नाच किया गया ये विशेष पुलिस बल को विशेष अधिकार देने के खतरे का एक झांकी भर है। दोस्तों AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और खानका रहमानी मुंगेर के सज्जाद नसीन हजरत मौलाना वली रहमानी को बिहार के मुंगेर में रविवार को अंतिम विदाई दी गई। जी राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। जी खानका परिसर में ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जी अंतिम विदाई में तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान देश भर से आए लगभग 2 लाख लोगों ने उनके जनाजे की नमाज अदा की। जी हजरत मौलाना वली रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के
के महासचिव के अलावा इमारत सरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा के अमीरीय शरीयत भी थे। जी हाँ, 3 मार्च को पटना के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। जी हाँ, रहमानी के दुनिया से चले जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की घोषणा की, जिसके बाद मुंगेर जिला प्रशासन राजकीय सम्मान की तैयारी में जुट गया था। जी हाँ, शनिवार देर रात उनका पार्थिव शरीर मुंगेर खानका रहमानी पहुंचा। जी हाँ, मुंगेर में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दोस्तों, बिहार में इस साल पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। जी, इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। जी, किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान किया जाएगा। इस ऐलान से पहले अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सहित पंचायत के जनप्रतिनिधियों को कितनी सैलरी मिलती है। जी, पंचायती राज विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सहित पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सैलरी के रूप में बिहार सरकार के द्वारा प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। जी, इन प्रतिनिधियों का मानदेय भी अलग अलग होता है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर बिहार में कितना सैलरी मुखिया मेंबर को मिलता है। जी हां, बिहार में जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक भत्ता 12,000 रुपए है। जी, बिहार में जिला परिषद उपाध्यक्ष का मासिक भत्ता 10,000 रुपए है। बिहार में पंचायत समिति प्रमुख का मासिक भत्ता 10,000 रुपए है। बिहार में पंचायत समिति का उप प्रमुख का मासिक भत्ता 5,000 रुपए है। जी, बिहार में मुखिया का मासिक भत्ता यानी कि मुखिया का सैलरी मात्र 2,500 रुपए है। जी, बिहार में उप मुखिया का मासिक भत्ता 1,200 रुपए। बिहार में सरपंच का मासिक भत्ता 2,500 रुपए। बिहार में उप सरपंच का मासिक भत्ता 1,200 रुपए। बिहार में जिला परिषद सदस्य का मासिक भत्ता 2,500 रुपए। बिहार में पंचायत समिति सदस्य का मासिक भत्ता 1,000 रुपए। बिहार में ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड का मासिक भत्ता 500 रुपए। बिहार में ग्राम कचहरी वार्ड पंच का मासिक भत्ता 500 रुपए है। दोस्तों, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में ग्रामीण सड़क और पुल पुलिया निर्माण को गति मिली है। जी हां, राजद के शासनकाल में 20 साल में जहां करीब 850 किलोमीटर सड़क बन पाई, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1,14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बन चुकी है। हर दिन 10 से 15 किलोमीटर सड़क बन रही है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण सड़क और पुलिया में घटिया निर्माण से समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के नालंदा के राजगीर में हाल ही में बना ग्लास स्काई वॉक इन दिनों राज्यवासियों के लिए हॉट केक बना हुआ है। जी हां, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसे लेकर उत्साहित भी है, मगर भीड़ का बढ़ता दबाव अधिकारियों को चिंतित कर रहा है। जी हां, एक दिन में इस ग्लास स्काई वॉक की जितनी लोगों की क्षमता है, उससे 3-4 गुना अधिक लोग इसे देखने के लिए जुट रहे हैं। जी हां, इसे देखते हुए अब फैसला किया गया है कि एक दिन में सिर्फ 800 लोग ही ग्लास स्काई वॉक पर जाने का लुत्फ उठा सकेंगे। जी हां, बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेचर सफारी और ग्लास स्काई वॉक का उद्घाटन किया था। यह शानदार ग्लास स्काई वॉक इन दिनों राज्य के लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस ब्रिज को देखने के लिए नेचर सफारी में भारी भीड़ उमड़ रही है। जी हां, विभागीय अधिकारियों की माने तो हर दिन तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। जी हां, हालांकि इसकी क्षमता एक दिन में लगभग 15 से 17 लोगों का वजन लेने की है, मगर एहतियात के तौर पर वहां पर एक बार में 10 लोगों को ही जाने दिया जाता है। दोस्तों, सरसों के तरह ही किसानों को कपास के भी अच्छे दाम मिले हैं। इसकी वजह से इस साल इसकी खेती की प्रति इनकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। जी हां, वे खरीफ सीजन की दूसरी प्रमुख फसलों के बजाय कपास की बुआई अधिक कर सकते हैं। जी हां, एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल खरीफ सीजन में कपास की बुआई का रकबा कम से कम 10% तक बढ़ सकता है। जी हां, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में इसकी सबसे अधिक उम्मीद लगाई जा रही है। जी हां, देश के किसानों को चालू सीजन कपास का भाव MSP से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा मिला है। जी हां, वहीं मंडियों में सरसों का औसतन रेट 5,500 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है, जबकि इसकी MSP 4,650 रुपए है। बीते दिनों गुजरात में कपास का भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल से भी ऊपर तक उछला था। जी हां, दुनिया के कॉटन बाजार पर पैनी निगाह रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि आगामी खरीफ सीजन में कपास का रकबा पिछले साल से ज्यादा रहेगा। दोस्तों, एक समय था जब बिहार के दरभंगा शहर की गिनती राज्य के यानी कि बिहार के छोटे शहरों में होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में दरभंगा पटना के बाद बिहार का सबसे बड़ा और विकसित शहर के रूप में उभर रहा है। जी हां, धीरे धीरे दरभंगा का आधुनिकीकरण हो रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना एयरपोर्ट के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से देश के कई शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जा चुकी है। जी हां, इस शहर से दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। जी हां, आपको बता दें कि दरभंगा में बहुत जल्द
एम्स मेडिकल कॉलेज भी बनना शुरू हो जाएगा। जी हां, बिहार सरकार के जल संसाधन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री संजय झा ने कहा है कि पटना के बाद दरभंगा राज्य का सबसे बड़े शहर के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लाभ भी लोगों को मिलेगा और जल्द से जल्द एम्स का भी निर्माण किया जाएगा। इससे यहाँ के लोगों को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे और लोगों की परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, बिहार में किसी भी वक्त पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां करीब करीब पूरा कर लिया है। सिर्फ ईवीएम विवाद नहीं सुलझने के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। जी हां, खबर के मुताबिक इस साल बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर आयोग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही साथ चुनाव से जुड़े सभी प्रकार की तैयारियों को पूरा करने का आदेश दिया है। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि आपके जिले में कब पंचायत चुनाव होंगे। जी हाँ, पहले चरण में मधुबनी, सुपौल और अररिया में चुनाव हो सकते हैं। दूसरे चरण में दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी जिले में चुनाव हो सकते हैं। तीसरे चरण में समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, शिवहर और शेखपुरा में चुनाव हो सकते हैं। चौथे चरण में बिहार के पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, कटिहार और बेगूसराय में चुनाव हो सकते हैं। पांचवा चरण में मुजफ्फरपुर, खगड़िया और सारण में चुनाव हो सकते हैं। छठा चरण में पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया, गोपालगंज, नालंदा और जहानाबाद में चुनाव हो सकते हैं। सातवां चरण में वैशाली, सिवान, भागलपुर और लखीसराय में चुनाव कराए जा सकते हैं। आठवें चरण में पटना, मुंगेर, नवादा और बांका में बिहार पंचायत चुनाव हो सकते हैं। नौवां चरण में जमुई, भोजपुर, गया और बक्सर में चुनाव हो सकते हैं। 10वां चरण में दरभंगा, अरवल, रोहतास और कैमूर में चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जी हां, हुगली जिले के बंगडेल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पर गुजरात को शासन नहीं करने दूंगी। जी, मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के पहले जानबूझकर मेरा एक पांव तोड़ दिया गया, लेकिन एक पांव से ही मैं बंगाल जय करूंगी और फिर 2 पांव से आने वाले दिनों में दिल्ली दखल करूंगी। चुनाव के पहले पुलिस अत्याचार करे तो फिर उसका वीडियो बनाए और उसे वायरल कर दे। नंदीग्राम में भी बूथ एजेंट को मारा, उसका नाक तोड़ दिया गया था, लेकिन जो एजेंट होगा उसे ठान लेना होगा कि जान से मार दे, फिर भी बूथ नहीं छोड़ेंगे। नंदीग्राम के चुनाव से पहले भी अत्याचार किया गया था, इस कारण मुझे बूथ में बैठना पड़ा था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो जीतूंगी ही, जहां भी खड़ी हो जाऊं वहां से जीतूंगी, लेकिन और पार्टी पर भी जीत हासिल करनी होगी। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने फिर से चंडी पाठ किया और अल्लाह का नाम लेकर दुआएं मांगी। जी उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूं, हम सभी एक हैं, हमारे बीच कोई भी भेदभाव नहीं है। गुजरात बंगाल पर शासन नहीं करेगा, आने वाले दिनों में मैदान में खेलना होगा और फिर बीजेपी को खाली करना होगा। जी दंगा करने पर पंगा लेना होगा। दोस्तों, बिहार की विरासतों में इस प्रदेश के गौरवशाली अतीत के साथ ही दमकता वर्तमान भी दिखता है। जी अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने और वहां सैर करने का आनंद अलग ही है। जी अगर आप पटना में सैर करने की योजना बना रहे हैं तो फिर इन जगहों को जरूर अपने प्लान में शामिल करें। जी राजधानी पटना में भ्रमण करने के लिए ऐसे कई धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं जहां पर आप सैर कर सकते हैं। जी पटना में गोलघर, तारामंडल, पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, गांधी घाट, पटना जू, इको पार्क, एडवेंचर पार्क, बुद्ध स्मृति पार्क, गुरुद्वारे जैसी कई भ्रमण स्थल हैं जहां की सैर आपको रोमांचक से भर देगा। जी हां, अशोक राजपथ स्थित बांकीपुर कन्या विद्यालय की ठीक सामने स्थित गोलघर तो पटना की पुरानी पहचान है। जी हां, सोमवार के दिन को छोड़कर आप बाकी सभी दिन यहां पर भ्रमण करने के लिए आ सकते हैं। इसके लिए आपको 10 रुपए का टिकट लेना होगा। जी हां, यहां आपको खूबसूरत लॉन में घूमने और फिर वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। हालांकि पटना गोलघर पर अभी चढ़ने की अनुमति नहीं है। जी हां, गोलघर के दीदार के साथ आप यहां के गार्डन में भी आराम से बैठकर समय बिता सकते हैं। राजधानी पटना के सबसे बड़े पार्क इको पार्क की सैर का अनुभव अलग है। सचिवालय स्थित इको पार्क में गुरुवार के साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी सभी दिन आप सैर पर आ सकते हैं। जी हां, 4 पार्क को मिलाकर इको पार्क को बनाया गया। जी यहां पर आप झील, झरना, नौकायन, बच्चों के लिए चिल्ड्रेन पार्क, स्केटिंग, एडवेंचर पार्क का आनंद ले सकते हैं। वयस्क के लिए 20 जबकि बच्चों के
के लिए 10 रुपए का टिकट लेकर इस पार्क की सैर की जा सकती है। ये इको पार्क से सटे एडवेंचर पार्क में आप स्केटिंग, साइकिलिंग और तमाम तरीके के रोमांचक गेम का आनंद उठा सकते हैं। जी हां, हालांकि इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। जी हां, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से गांधी घाट पर संचालित एमवी कौटिल्य बिहार से आप गंगा की लहरों की सैर कर सकते हैं। जी हां, सोमवार की साप्ताहिक बंदी को छोड़कर आप सभी दिन इस पानी की जहाज से गंगा की लहरों की सैर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 150 रुपए का टिकट लेना होता है। जी हां, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप सैर कर सकते हैं। यह बेली रोड में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यानों में सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन आप सुबह 5:30 बजे से शाम 5 बजे तक सैर कर सकते हैं। यहां पर आप 1150 प्रकार के जीव जंतुओं के साथ साथ 3D शो का भी आनंद ले सकते हैं। जू में वयस्क के लिए 30 रुपए जबकि बच्चों के लिए 10 रुपए से टिकट लेना होता है। जी हां, यहां जानवरों की आर्टिफिशियल आकृति में सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं जो दर्शकों को बेहद ही पसंद आते हैं। इसके लिए आप यहां पर नौकायन भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को रविवार को बंगाल की पुलिस ने शांति भंग की आशंका जताते हुए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। जी हां, शाहनवाज हुसैन उस वक्त हावड़ा के बांकरा खेजूर तला में पार्टी उम्मीदवार राजीव बनर्जी के समर्थन में सभा संबोधित करने जा रहे थे। जी हां, इस पर शाहनवाज हुसैन की पुलिस से बहस हुई। उन्होंने कहा कि पूरी कश्मीर घाटी में हमने प्रचार किया तो शांति भंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर बहाना बनाया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में शाहनवाज हुसैन वहां धरने पर बैठ गए। जी हां, उन्होंने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की। तब पुलिस ने उन्हें आगे जाने दिया। उन्होंने कहा कि अपनी विदाई से तय ममता बनर्जी ऐसे हथकंडे अपना रही है, मगर बंगाल में भाजपा का आना तय है। दोस्तों, बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद करने के बाद प्रशासन ने रामनवमी जुलूस पर भी रोक लगा दिया है। जी हां, प्रशासन के इस निर्देश के बाद 21 अप्रैल को शाम में निकलने वाली रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जी हां, बिहार में तेजी से बढ़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने यह आदेश जारी कर दिया है कि इस साल भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कोरोना ने बॉलीवुड को पूरी तरीके से चपेट में ले लिया है। जी हां, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में खबर आई है कि अक्षय कुमार की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हां, अक्षय कुमार मुंबई के हीरा दंदानी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। आपको बता दें कि खिलाड़ी अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, अक्षय कुमार ने ट्विटर के जरिए इस खबर को साझा किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, मैं सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर में ही क्वारंटाइन हो गया हूं। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ सरकार चला रही जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू महिलाओं के जरिए फिर से राज्य में यानी कि बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनने की कवायद में जुट गई है। जी हां, जेडीयू जहां बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं कार्यकर्ताओं को महिलाओं से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने का टास्क सौंपा गया है। जी हां, बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने जमकर वोटिंग भी की थी। कहा जाता है कि महिला मतदाताओं के कारण ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बन सकी है। जी हां, दीगर बात है कि चुनाव में जेडीयू राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जेडीयू अब इन्हीं महिला मतदाताओं के जरिए बिहार में फिर से नंबर 1 की कुर्सी हथियाने की फिराक में है। दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी हो गया है। जी हां, नतीजा बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी किए गए हैं। जी हां, कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद कई परीक्षार्थी उदास नजर आ रहे हैं। जी हां, जिसका कारण है कि उनका रिजल्ट बीएसईबी की वेबसाइट पर पेंडिंग दिखना। ऐसे में उन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है जो परीक्षा में बैठे थे और परीक्षा दी थी। जी हां, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग आया है। पेंडिंग रिजल्ट वाले छात्र इन स्टेप को अपनाकर कंप्लीट रिजल्ट पा सकते हैं। जिन छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग दिख रहा है वे छात्र बोर्ड से फिर से अपील कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने स्कूल, कॉलेज में एक आवेदन देना होता है। आवेदन में यह बताना होता है कि हमने फला विषय का पेपर दिया था लेकिन इसमें रिजल्ट पेंडिंग है। स्कूल के प्रिंसिपल इस आवेदन को अपने स्तर से वेरीफाई करके बोर्ड को अग्रेसित कर देते हैं। जहां छात्र को कुछ फीस के साथ उस आवेदन की प्रति और एडमिट कार्ड की एक
कॉपी देनी होती है। आवेदन मिलने के बाद बोर्ड विचार करता है और फिर इस संबंध में संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देता है कि फला रोल नंबर की कॉपी निकाली जाए। यह कर्मचारी कॉपी निकालते हैं और फिर उस पर दिए गए मार्क्स को देखते हैं। अगर मार्क्स में कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर उसे ठीक करके दोबारा रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। यह कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि परीक्षार्थी पासिंग मार्क्स से थोड़ा पीछे रह जाता है। उस स्थिति में बोर्ड की ओर से ग्रेस मार्क देकर छात्र छात्राओं को पास कर दिया जाता है। दोस्तों, बिहार के बांका जिले में हथियार बंद अज्ञात अपराधी ने सोना कारोबारी से 20 लाख रुपए के गहने लूट लिए हैं। जी हां, घटना बांका बाजार के शिवाजी चौक के पास की बताई जा रही है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सोना कारोबारी जनार्दन पोद्दार अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। जी हां, अपने साथ एक झोला में करीब 20 लाख के गहने लेकर वे घर जा रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने हथियार भिड़ाकर उनका झोला छीन लिया और फिर उन्हें धक्का देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित कारोबारी ने जब मामले की जानकारी पुलिस को दी तो फिर पुलिस तुरंत एक्शन में आकर छानबीन में जुट गई है। वहीं सरेआम लूटपाट की इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, भारतीय जनमानस की लाइफलाइन माना जाने वाला रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहा है। जी हां, हर दिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाली रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी, पिछले कुछ सालों से तेज गति से रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इस मामले में रेलवे ने अब एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। जी, भारतीय रेलवे ने साल 2020-21 के दौरान 6000 से ज्यादा किलोमीटर रूट्स का विद्युतीकरण किया है। जी, भारतीय रेलवे ने बताया है कि वर्ष 2020-21 में 6015 रूट्स किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। ये एक साल में सबसे ज्यादा है। जी हां, रेलवे ने यह काम कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान किया है। जी हां, भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क का विद्युतीकरण करके पर्यावरण को साफ रखने की अहम भूमिका निभाने की कोशिश की है। साथ ही यात्रा के समय में भी कमी लाने का प्रयास कर रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन की वजह से लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। साथ ही रेलवे की गति में भी इजाफा होगा। भारतीय रेलवे ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय रेलवे 2023 तक मिशन 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है। इस दिशा में भारतीय रेलवे ने महामारी की अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद सबसे ज्यादा रूट का विद्युतीकरण किया है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।